हेलो एंड वेलकम अगेन टू सविताज ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DC1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस सीरीज़ में मैंने आपके लिए बहुत सारे DC1 के वीडियोस लाई हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उसको जो है देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल जाएंगे। और इस वीडियो में भी हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में लॉन्ग में आते हैं आपके 10 मार्क्स में। ठीक है, तो अगर आपने जो है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए DC2, DC3, DC3 तक के पूरे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए, आपको पूरा आंसर जो है अच्छे से समझ आ जाएगा इस वीडियो के बाद, और दोबारा से आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बच्चे खेल के दौरान सीखते हैं, क्या इस कथन से आप सहमत हैं? कुछ उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और फिर उसको जो है तभी आप उसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। क्या बच्चे खेल के दौरान सीखते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है? उदाहरण भी देने, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, उदाहरण देने इसके लिए। और पालनकर्ता बच्चे के खेल का मार्गदर्शन किस प्रकार करती है, ये भी समझाना है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा ऑलरेडी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे फ्रेम होता है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था हमारा कि बच्चे खेल के दौरान सीखते हैं, क्या आप इस बात से सहमत है? तो हाँ, बच्चे खेल के दौरान अक्सर सीखते हैं। ठीक है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। हमें ऐसे कई उदाहरण दिखते हैं जिसमें बच्चे खेल के समय खेलते खेलते कई चीज़ें सीखते हैं। खेल वास्तव में बच्चों की खोज करने का और स्वयं सीखने का अवसर देता है। तो ये काफ़ी, देखो आपका आंसर यहाँ क्लियर होता है कि हाँ, बच्चे खेल के समय सीखते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं जिससे हमें दिखता है कि बच्चे खेल के समय सीखते हैं। जो खेल होता है वो बच्चों का खोज करने का और स्वयं सीखने का एक ज़रिया है, एक अवसर है। ठीक है, जिससे बच्चा खोज करता है, हमेशा डिस्कवर करता रहता है। हम सोचते हैं कि वो खेल रहा है, बट वो खेल नहीं रहा होता, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है अपने मन में, क्रिएटिविटी और कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करता रहता है। इसी से वो जो है सीखता भी रहता है। तो इसका एक उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण भी दे देंगे हम एक, जैसे कि आपकी बुक में ही है उदाहरण। एक 4 वर्षीय बालिका राधा एक मिट्टी के बर्तन से खेलती है। कुछ समय बाद वह देखती है कि मिट्टी का बर्तन टूट जाता है। ठीक है, टूटे हुए टुकड़ों में से वो जो है एक बड़ा सा टुकड़ा उठाती है और उसे फिर से खेलना स्टार्ट करती है। पर अब की बार भी वो बड़ा सा टुकड़ा गिरता है और गिरकर टूट जाता है। ठीक है, अब बालिका सबसे छोटा टुकड़ा, अब वो फिर से टूट गया है तो सबसे छोटा टुकड़ा उठाकर लाती है और फिर से खेलना स्टार्ट करती है। अब की बार भी वही होता है, टुकड़ा गिर जाता है, बट इस बार टुकड़ा नहीं टूटता है। ठीक है, अब इस क्रिया से बच्ची क्या सीखती है? एक तो बच्चे के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि क्या ये टुकड़ा भी टूटेगा, है ना। हर बार वो टुकड़ा उठा के ला रही है, तो नेचुरल सी बात है कि उसके मन में प्रश्न उठते हैं कि क्या यह टुकड़ा भी टूट जाएगा, इस तरह के प्रश्न। अब देखो, जिस बच्चे के मन में प्रश्न उठते हैं, तो प्रश्न जब उठते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ सीख रहे होते हैं। बड़े भी जब भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हम सीखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न उठना ही अपने आप में एक सीखने का एक बहुत ही बढ़िया ज़रिया है। तो उसके मन में प्रश्न उठते हैं कि अब क्या यह टुकड़ा भी टूटेगा, या यह टुकड़ा किस तरह से नहीं टूटेगा, कुछ भी उसके मन में प्रश्न उठते हैं। इसके अलावा पता चलता है कि सबसे जो छोटा टुकड़ा है, उसको पता चलता है बच्ची को कि जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो नहीं टूटा। इसका मतलब कि जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो नहीं टूटता है। ये बात भी उसको पता चल जाती है छोटी सी एज में, और ये क्रिया करते हुए उसको बहुत रोचक, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और वो कई चीज़ें सीखती रहती है खेल के दौरान। इसी तरह से हमें कई और भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ बच्चे खेल के दौरान सीख रहे होते हैं। ठीक है, और खेल भी बच्चों का जो है अलग अलग उम्र के बच्चों का भिन्न भिन्न होता है ना। इस तरह से भिन्न खेल होने की वजह से उनके तरीके भी अलग होते हैं और बच्चे फिर सीखते भी अलग अलग बातें हैं। तो ये आपका कितनी अच्छे से पूरा क्वेश्चन डिफाइन हो गया है, एक उदाहरण भी दे दिया। इसके अलावा ये था कि पालनकर्ता बच्चे के खेल के मार्गदर्शन किस प्रकार कर सकती है। तो इसका भी हमने बताना है कि पालनकर्ता की भूमिका, ये हेडिंग देनी है आपने इस तरह से। और
फिर लिख सकते हैं कि ये बात सत्य है कि बच्चे खेल के दौरान सीखते हैं, परंतु और बच्चे कुछ करने से ही सीखते हैं। इसको आप अंडरलाइन करके लिखिए कि बच्चे कुछ करने से ही सीखते हैं, परंतु इस बात से जो है इसमें पालनकर्ता की भूमिका भी जो है काफ़ी अहम होती है। ऐसा होता है कि बच्चे खेल के समय सीखते हैं, परंतु ये नहीं है कि पालनकर्ता का कुछ अहम रोल नहीं है। नहीं, पालनकर्ता का भी बहुत अहम रोल होता है। अब वो पालनकर्ता क्या कर सकती है, जैसे कि पालनकर्ता बच्चों को उनकी खोज को समझाने में उनकी मदद कर सकती है कि किस तरह से आप और खोज कर सकते हैं, या इस खोज का क्या मीनिंग निकलता है। बच्चे उतने ज़्यादा उसको खुद से जितना नहीं समझ पाएंगे, अगर कोई उनके साथ होगा तो वो अच्छे से उनको और समझा सकता है। ठीक है, वह बच्चों की खोज को और विस्तृत कर सकती है। विस्तृत मीन्स जैसे कि कोई भी खेल खेल रहा है तो उसको कुछ और तरीके से उसका मतलब उसको उसके ध्यान को बटा सकती है, उसको और कुछ डिस्कवर करने के लिए कह सकती है, तो उसके खेल को और भी विस्तृत कर सकती है। और इसके अलावा जो है कई और बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियाँ आयोजन कर सकती है जिससे कि और भी उसे नया कुछ सीखने का मौका मिले, नए खेल खेलने का मौका मिले, नए खेल सीखने का मौका मिले। इस तरह से पालनकर्ता उनके खेल में उनकी मदद कर सकती है, नए खोज करवा के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आ सकता है आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है निर्णायक अवधि से आप क्या समझते हैं। विकास के किन्हीं दो क्षेत्र से उदाहरण देकर संकल्पना को समझाइए। मुझे तो लगता है कि बच्चों को सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए अच्छे से। जब क्वेश्चन को आप 1-2 बार समझ जाते हैं तो आप उसको आंसर इजीली फ्रेम कर सकते हैं। निर्णायक अवधि से आप क्या समझते हैं और विकास के किन्हीं दो क्षेत्र बताने हैं, 2 क्षेत्र में उदाहरण देना है आपने। ठीक है, तो देखते हैं निर्णायक अवधि अथवा इसको संवेदनशील अवधि भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आएगा संवेदनशील अवधि से आप क्या समझते हैं अथवा निर्णायक अवधि से आप क्या समझते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से ही लिखना है। जीवन की वह अवधि जब परिवेशी परिस्थितियाँ बच्चे के विकास पर अधिकतम प्रभाव डालती है। ठीक है, जीवन की वह अवधि जब परिवेशी परिस्थितियाँ बच्चे के विकास पर अधिकतम प्रभाव डालती है बच्चे के जीवन में। ठीक है, तो ऐसी अवधि होती है, ऐसी परिस्थिति होती है जो घरेलू परिवेश होता है। परिवेश मतलब जहाँ पर वो बड़ा हो रहा होता है, उसका आसपास का वातावरण और उस समय की जो उस वातावरण में जो परिस्थितियाँ होती है, इससे जो है बच्चे के विकास में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपका आसपास जो बच्चा बढ़ रहा है वो माहौल उसके अनुकूल है तो वो सीखता है और ग्रो करता है। ठीक है, अगर वो प्रतिकूल है तो फिर बच्चा जो है विकास में से बाधा पड़ती है। तो देखिए, बच्चे के जीवन में कुछ ऐसे समय होते हैं जब विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होते हैं। ठीक है, हर ये जो है हर उम्र के बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं निर्णायक अवधि। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चों के लिए जो सीखने की एज है वो 6 महीने से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 6 महीने का वो उसका निर्णायक टाइम होता है। इसके अलावा आप उस समय बच्चा जो है सीख रहा होता है। इन अवधियों में यदि बालिका के अनुभव अनुकूल हो तो विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रतिकूल अनुभव उसके विकास को बाधा उत्पन्न करेंगे। और कभी कभी तो जो प्रतिकूल अनुभव होते हैं उनसे हुई हानियों को कभी भी नहीं सुधारा जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि जो निर्णायक एज है, उसकी निर्णायक समय है जिस समय बच्चा उस किसी एक अपने जो है उसको विकास कर रहा होता है। जैसे कि मान लो बोलने का विकास कर रहा है तो उस समय की परिस्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए, उसको बच्चे के बोलने के लिए उसके साथ होने चाहिए, उसको समझाने वाले, उसके साथ बोलने वाले, वो सुन के बोलेगा। तो इस तरह से उसका जो है अनुकूल होना चाहिए। अगर प्रतिकूल हुआ तो फिर बच्चा बोलने के लिए फिर या तो देर पड़ेगी उसको बोलने में, या तो फिर देर से सीखेगा, या तो फिर जो है कई बार तो बच्चा सीख भी नहीं पाता है बोलना। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिकूल अनुभव जो है उसके विकास को बाधा उत्पन्न करते हैं और कई बार तो बहुत ज़्यादा हानि होती है इससे। तो ये है वे अवधियाँ, इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। वे अवधियाँ जब बच्चा अपने परिवेश की परिस्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, निर्णायक अवधियाँ ही कहलाती है, संवेदनशील अवधियाँ कहलाती है। अपने जो परिवेश परिस्थितियों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, उससे सीख रहा होता है, तो ऐसी अवधियाँ जो है निर्णायक अवधियाँ कहलाती है। अब इसका हमारे को 2 उदाहरण देने के लिए कहा है। तो उदाहरण 1 दे सकते हैं आप, जब बच्चा बोलना शुरू करता है,
जब बच्चा बोलना शुरू करता है तब उसका अपने होंठ और जीभ पर नियंत्रण हो चुका होता है। ठीक है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसका अपने होंठ और जीभ पर बोलना नियंत्रण हो चुका होता है और उसका मस्तिष्क भी इस समय इस कार्य के लिए विकसित हो चुका होता है। जैसे कि मान लो 1.5 साल का बच्चा है, बोलना स्टार्ट कर रहा है, तब तक उसके जो है अपने होंठों पर उसको नियंत्रण है, अपने जीभ पर नियंत्रण है और अब उसका दिमाग भी काम कर रहा है, विकसित हो रहा है उसका दिमाग भी। तो इसका मतलब ये है कि शारीरिक जो तैयार हो चुका है वो बच्चा, शारीरिक रूप से उसका निर्णायक अवधि है सीखने के लिए, बोलना सीखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बोलने के लिए और क्या ज़रूरी है, जैसे कि उसके साथ कोई बात करने वाला हो है ना, तभी तो भाषा जो है वो सीख पाएगा ना, सुनने का अवसर मिले उसको, है ना। और इस तरह से जो है फिर ये निर्णायक अवधि उसकी कहलाएगी। इसके अलावा पहले 6 महीने में बालिका अपना पहला संबंध अपनी पालनकर्ता से स्थापित करती है। कोई भी बच्चा है वो अपना जो है 6 महीने का जो समय है उसमें उसका पहला जो है संबंध स्थापित होता है अपनी माता के साथ, ठीक है, या पिता के साथ, जो भी उसके पालन करता है उनके साथ। अगर जो है उसकी माता संवेदनशील है और उसका पालन पोषण अच्छे से करती है तभी ये जो है ये संबंध स्थापित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर माता उसका ज़्यादा ध्यान रखती है, उसके पास रहती है हर वक्त, ठीक है, उससे बात करती है, उसके स्पर्श को पहचानता है बच्चा, तो इससे क्या होता है कि उसका जो पहला संबंध है समाज के साथ वो पहला ही स्टार्ट होता है उस समय। तो ये निर्णायक अवधि होती है। अगर इस अवधि में माता उससे ज़्यादा समय नहीं दे पाती है, उसका ध्यान नहीं रख पाती है, तो वो बच्चा जो है व्यथित रहता है और बेचैन रहता है और इससे उसका जो है आगे के जीवन में भी इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, और बच्चा का अपने इससे दिखाता भी है, रोक कर दिखाता है कि बच्चा व्यथित है ना, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, हर वक्त रोता रहता है। देखना अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो बच्चा कितना खुश रहता है ना। तो इस तरह से जो है ये उसके निर्णायक अवधि में आते हैं। तो प्रथम 6 महीने जो है प्रथम 6 महीने उसकी निर्णायक अवधि है। और अगर बच्चे ये अवधि उसके लिए अनुकूल रहे तो बच्चा सामाजिक संबंध जो है बेहतर स्थापित करता है, और ये अवधि अगर प्रतिकूल हो तो बच्चा भविष्य में भी सामाजिक स्थापित करने में परेशानी होती है। तो ये था आपका, देखो क्वेश्चन अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आई होप। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।